Hello everyone. Today's video lecture is based on the complete physics notes which is useful in the competitive exams like railways, that is RRB, SSC and CDS exams. आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि यूज़फुल है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जैसे कि RRB, that is railways, staff selection exams and CDS exams. Okay, here are some important topics which we are going to discuss. First is the work. ठीक है, कुछ important topics जो आपको रिपीटेटिवली हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है वर्क. वर्क का आपको या तो डेफिनेशन पूछा जाएगा या तो फिर यूनिट. ओके, सो वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज एबल टू एक्चुअली मूव इट through some distance in the direction of the force. Okay, this is known as the work and its unit or SI unit is the joule. ठीक है, वर्क क्या है? वर्क मतलब हम कहेंगे कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी क्या होती है, मूव होती है थ्रू सम डिस्टेंस, उससे ही हम वर्क कहते हैं. मीन्स कुछ हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, उससे हम कहेंगे वर्क. ठीक है, और उसका यूनिट है जूल. SI यूनिट जूल. SI मीन्स, अब जैसे कि यू नो दैट देयर आर 4 सिस्टम्स फॉर मेजरिंग द यूनिट्स. जैसे कि CGS सिस्टम होता है, MKS सिस्टम होता है. ओके, आफ्टर दैट फुट पाउंड सेकंड FPS सिस्टम होता है, SI सिस्टम होता है. SI सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मीन्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जो पूरे यूनिवर्स में आपको एक्सेप्टेड है. ओके, पूरे यूनिवर्स में आप देखोगे ये यूनिट जो है वर्क का यूनिट जूल ही रहेगा. ओके, अनदर इज CGS MKS. CGS मीन्स होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड CGS. MKS मीन्स होता है MKS. ओके, दैट इज़ द मीटर्स kg और सेकंड. उसके बाद होता है FPS, फुट पाउंड सेकंड. ठीक है, लास्ट है SI. SI मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूनिट सेम ही रहेगा. ओके, मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिट ऑफ वर्क जो है वो जूल ही रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक जो मोस्टली पूछा जाता है दैट इज़ द एनर्जी. ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय द एनर्जी? एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज़ जूल. अब एनर्जी आपको पूछेंगे एनर्जी मीन्स क्या होता है, तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर मीन्स विच हैज़ ओनली द मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर मीन्स विच हैज़ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. अब जैसे कि आप बोलोगे मास, किसी का हम वेट पूछते हैं, दैट शुड बी इन द ओनली केजीज. अब आप वेट पूछोगे तो आपको बताएंगे कि हमारा वेट है 50 kgs. अब आप ये तो नहीं पूछोगे कौन सी डायरेक्शन में 50 kg है, फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में. नो, इट डजेंट हैव द डायरेक्शन. ठीक है, एनर्जी को कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए वो है स्केलर क्वांटिटी. इसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है. ठीक है, वो होती है जूल में, जैसे 6 जूल, 60 जूल, वो आपको एक वैल्यू रहेंगी. ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी मेज़र करना है तो उसमें इट हैज़ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. इन केस ऑफ द वेलोसिटी, सो उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज द स्केलर क्वांटिटी. ओके, द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम्स रिमेन्स constant in all directions. Okay, constant at all times also. This law is called as law of conservation of the energy. अब law of conservation of energy क्या है? The sum of all kinds of energy in isolated system remains constant at all times. This is called as the law of conservation of energy. और हम उसे ऐसे भी कहेंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. दिस इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मीन्स एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, हम उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. ठीक है, हम उसे सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, उसे ही कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर. ओके, आपको पावर का यूनिट पूछा जाएगा या तो उसका जो कन्वर्जन है वो आपको पूछा जाएगा. ओके, सो आपका क्वेश्चन रह सकता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर. ठीक है, उसमें कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे जैसे कि वैट, जूल एक्सेट्रा, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा वैट. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर? दैट इज़ द वैट. और कुछ कन्वर्जन आपको पूछा जाएगा जैसे कि 1 वैट मीन्स हाउ मेनी जूल्स. सो एट दैट टाइम योर आंसर शुड बी 1 वैट
hour equal to 3600 joules और 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10⁻⁶ joules. नेक्स्ट है हॉर्स पावर, दैट इज़ ऑल्सो यूनिट ऑफ द पावर. पावर को जो हम हॉर्स पावर में भी मेज़र कर सकते हैं. सो 1 हॉर्स पावर मीन्स होता है 746 वैट्स. दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ पावर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ जनरली आस्क्ड इन सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट इज़ द ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेटिवली पूछा जाता है. ओके, सो व्हाट इज़ मीन बाय द ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन मीन्स क्या होता है. एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय फोर्स दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशन फोर्स. जो भी बॉडी यूनिवर्स में है वो अनदर बॉडी को अट्रैक्ट करती है बाय द फोर्स, उसे ही हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स. जैसे कि आप कोई बॉल ऊपर फेंकते हो, दैट विल कम बैक टू अर्थ, वो फिर से नीचे अर्थ पर आके गिरता है. वो जिस फोर्स की वजह से नीचे आता है उसे ही हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स. ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द ग्रेविटी. और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम अर्थ की ग्रेविटी कहते हैं. ठीक है. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. ठीक है. जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसे ही कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड रहेंगे. बट ये वैल्यू फिक्स्ड कहाँ पे रहेंगी? ओनली ऑन द अर्थ. जब आप मून पर जाओगे या अदर प्लैनेट्स पे जाओगे, द वैल्यू ऑफ जी शुड चेंज, तब स्मॉल जी की वैल्यू चेंज रहेंगी. ऑन द अर्थ सरफेस जी की वैल्यू जो है स्मॉल जी, दैट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा फिक्स रहेंगी. दैट वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड. वो वैल्यू हमेशा फिक्स रहेंगी, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज, मास ऑफ द बॉडी. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सभी बॉडी पे सेम ही एक्ट होता है, चाहे उसका मास ज़्यादा हो कम हो, साइज़ ज़्यादा हो कम हो, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही एक्ट होता है. जैसे कि आप बॉल ऊपर फेंकते हो वो भी नीचे ही आता है, या आप एक पेपर ऊपर फेंकते हो तो वो भी नीचे ही आता है. ठीक है. दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वली एक्ट होगा. ऐसा नहीं है कि पेपर लाइट वेट है या स्मॉल इन साइज है तो वो ऊपर ही रहेगा, बॉल नीचे आएगा. नो, टाइम में डिफरेंस हो सकता है बट फोर्स शुड ऑलवेज बी सेम. ओके. नेक्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी इज मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ऑब्जेक्ट जस्ट क्रॉसेज द अर्थ्स ग्रेविटेशन फील्ड and never returns. Escape velocity at the earth's surface is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. अब कुछ वेलोसिटी है उसे कहते हैं एक्सेप वेलोसिटी, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है. ठीक है. एक्सेप वेलोसिटी क्या है? वो एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी है विथ विच ऑब्जेक्ट जस्ट क्रॉसेज द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड एंड नेवर रिटर्न बैक. अगर किसी की वेलोसिटी एक्सेप वेलोसिटी से मैच हो गई तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर सकता है और अर्थ पर फिर से वापस वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. जैसे हम सैटेलाइट्स या रॉकेट्स जो है वो हम जो है स्काई में भेजते हैं, इट विल नॉट रिटर्न बैक. वो हमारे अर्थ के नियर अबाउट रोटेट होते रहता है. सो उनमें एक वेलोसिटी होती है, उसे ही एस्केप वेलोसिटी कहते हैं. ओके. विद दैट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस को छोड़कर वो स्पेस में जा सकता है. ठीक है. अगर वो वेलोसिटी मैच होती है विद द एस्केप वेलोसिटी. अब वो एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है वाइल एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो वो क्या कर सकता है? वो कभी रिटर्न बैक नहीं आ सकता है फिर ऑन द अर्थ सरफेस. ओके. ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिलेटेड टू ग्रेविटी पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी एट मून सरफेस क्या है? तो उसकी वैल्यू है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, बट मून सरफेस पे दैट वेलोसिटी इज़ डिफरेंट. मून सरफेस पे उसकी वैल्यू डिफरेंट है, वो है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड. तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको रिलेटेड टू ग्रेविटी कोई भी एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विथ हाइट और डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस. जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है विद द अर्थ सरफेस. ओके. यहाँ पे दिया है जी इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स.
जो हमारे पोल्स है वहाँ पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है. ओके, like this here we can see g is decreases due to the rotation of earth. g is maximum at poles. g की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है? ऑन द पोल्स. पोल्स मीन्स नॉर्थ एंड साउथ, दो पोल्स होते हैं. वहाँ पे जी की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होती है. जी की वैल्यू मिनिमम कहाँ होती है? एट द इक्वेटर्स, मीन्स ईस्ट एंड वेस्ट साइड. वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. अब वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज भी होती है विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ठीक है. नेक्स्ट दिया है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ हाइट और डेप्थ ऑफ द अर्थ सरफेस. अब अर्थ जो है दैट इज इलिप्टिकल इन शेप्ड. जो अर्थ है, जो आपकी अर्थ है दैट इज इलिप्टिकल इन शेप्ड. हमारी अर्थ जो है वो इलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है, इलिप्स. ठीक है. These are the equators and these are the poles, north and south poles. Here are north pole, this is the south pole, this is the east and this is the west. अब यहाँ पे आप देखेंगे डिस्टेंस ज़्यादा है and this distance is less. अब जैसे कि हमने देखा वैल्यू ऑफ जी इज़ मैक्सिमम एट पोल्स. पोल्स पे मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि सेंटर से डिफरेंट डिस्टेंस जो है वो लेस है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू जो है जी की वो ज़्यादा रहती है. मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑन द इक्वेटर डिस्टेंस इज ग्रेटर फ्रॉम द सेंटर. सो हियर द वैल्यू ऑफ जी इज़ मिनिमम. ओके, वैल्यू ऑफ जी इज़ मिनिमम एट द इक्वेटर्स. यानी कि वेस्ट और ईस्ट जो है इक्वेटर है वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी जो है वो मिनिमम रहेंगी. और हमारे जो पोल्स है, यहाँ अर्थ के जो पोल्स है नॉर्थ एंड साउथ, वहाँ पे आपको जी की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम मिलेंगी. सो दिस इज़ द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द डिस्टेंस एंड ऑल्सो हाइट एंड डेप्थ. ओके. नेक्स्ट दिया है जी डिक्रीजेज इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेज. और एक फैक्टर है जिससे जी डिक्रीज हो सकता है, दैट इज़ द एंगुलर स्पीड. अगर अर्थ की एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो गई तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगा. एंड इंक्रीजेस इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इज इंक्रीज. अगर अर्थ की एंगुलर स्पीड इंक्रीज होती है तो वैल्यू ऑफ जी भी इंक्रीज होंगी. नेक्स्ट दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इज़ 1/6 दैट ऑफ अर्थ. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मून पर कितनी रहती है? 1/6 दैट ऑफ अर्थ. अर्थ की क्या रहती है? 1/6. हियर यू कैन सी. ठीक है. सो अगर कोई ऑब्जेक्ट मून पर जाता है, जैसे अर्थ पर आपका मास है 60 kg, वही पर्सन अगर मून पे जाता है तो उसका वेट हो जाता है 6 kg. वाई? ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. यहाँ पे अगर आपका वेट ऑन द अर्थ है 60 kg, वही पर्सन अगर मून पे जाएगा तो उसका वेट हो जाएगा 6 kg. वाई? बिकॉज इट इज़ द, हियर वी कैन सी इट इज़ द 1/6 दैट ऑफ द अर्थ. ओके. सो मास ऑल्सो चेंजेस because this mass consists of kg and g is the acceleration due to gravity. So weight is also changes on the moon surface. If your weight is on the earth is 60, then at the moon surface your weight will be the 6. Okay. Next is some important questions related to the satellite. Next topic is satellite. अब सैटेलाइट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ओके. सैटेलाइट आर नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडीज़. अब सैटेलाइट्स जो है नेचुरल भी है, जो ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल है, और आर्टिफिशियल मीन्स जो इसरो या स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस जो आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं. रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये सैटेलाइट्स जो है हमारे प्लैनेट के अराउंड मूव होते हैं बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. किसकी वजह से? बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट. मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है. वाइल इनसैट बी, ये एक सैटेलाइट का नाम है जो कि इसरो या कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बिल्ड किया है. दैट इज़ द इनसैट बी इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. इसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे जो मैन मेड है.
ओके, एंड मून इज़ द नेचुरल, जो नेचुरली अवेलेबल है. द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 1 hour 24 minutes. जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है मीन्स जो सैटेलाइट जिस पीरियड या जितना टाइम लेता है एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेता है नियर द अर्थ सरफेस, वो है 1 hour 24 minutes. अब कुछ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी होते हैं. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट द हाइट 36,000 किलोमीटर्स. ठीक है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो रिवॉल्व होते हैं अराउंड द अर्थ सरफेस एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर्स. ये क्वेश्चंस मैक्सिममली एग्जाम में पूछा जाता है. दैट इज़ द विथ एट द हाउ मेनी एट विच हाइट द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. तो आपका आंसर रहेगा 36,000 किलोमीटर्स. द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ 24 hours. जैसे अर्थ को भी 1 रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 hours लगते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी 1 रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 hours लगते हैं. दैट्स वाई, इसीलिए हम इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं. जियो मीन्स अर्थ, मीन्स सेम एज द अर्थ, इट इज़ रिवॉल्विंग विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ द अर्थ rotation period, that is 24 hours. So this is also called as the geostationary satellites. The earth rotates on its axis from west to east. Okay, जो अर्थ रोटेट होती है अबाउट इस एक्सिस वेस्ट से लेकर ईस्ट मीन्स पश्चिम से पूरब की तरफ. दिस रोटेशन मेक्स द सन एंड द स्टार्स अपीयर टू बी मूविंग स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. वही हमें सन एंड स्टार्स का अपीयरेंस होता है कि वो मूव हो रहे हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मीन्स अपोजिट हमें अपीयरेंस होता है, एक्सपीरियंस होता है. अ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट विथ एन ऑर्बिटल पीरियड द सेम एज द अर्थ्स रोटेशन पीरियड. ठीक है, सैटेलाइट्स के कुछ और भी टाइप्स है. दैट इज द जियोसिंक्रोनस. जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट मीन्स इज़ द सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, जो हमारे अर्थ के जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में रोटेट होगा. ओके, विथ एन ऑर्बिटल पीरियड सेम एज द अर्थ रोटेशन पीरियड, जो अर्थ के रोटेशन पीरियड से सेम रहेगा. दैट इज़ नोन एज द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट. बट मैक्सिमम जो है आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. अ स्पेशल केस ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट इज़ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. Okay, which has a geostationary orbit, a circular geosynchronous orbit directly above the Earth's equator. Geostationary satellite is used to telecast the TV. Okay, generally जो TV channels जो आपको अपीयर होते हैं that is due to this geostationary satellites. Okay, geostationary satellite is used to telecast the TV programs from वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अनदर. ठीक है, जो आपको टीवी में जो डिश टीवी या एंटेना से जो आपको सिग्नल्स मिलते हैं, जो चैनल्स विजुअलाइज होते हैं ऑन योर टीवी, सो दैट इज़ ड्यू टू दिस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. जो सिग्नल्स जो आपको मिलते हैं दैट इज़ ड्यू टू द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. ओके, द पोलर सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन पोलर ऑर्बिट एट हाइट ऑफ 800 किलोमीटर्स. सम पोलर सैटेलाइट्स भी होते हैं जो अराउंड द अर्थ सरफेस मूव होते हैं एट द हाइट ऑफ 800 किलोमीटर्स. टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट इज़ 84 मिनट. और ये जो पोलर सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है दैट इज़ द 84 मिनट्स. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज़ द एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. ओके, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ अबाउट द रेज. ठीक है, कैथोड रेज, X-rays, gamma rays. Okay, this is all related to the atomic and nuclear physics. So first we are going to discuss about the cathode rays. ठीक है, अभी हम कैथोड रेज डिस्कस करेंगे. जिसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कैथोड एंड एनोड. कैथोड मीन्स निगेटिव एंड एनोड मीन्स द पॉजिटिव. सो रेज ऑल्सो सेम. कैथोड रेज मीन्स निगेटिव रेज, एनोड रेज मीन्स पॉजिटिव रेज. कैथोड रेज आर डिस्कवर्ड बाय सर विलियम क्रूक एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ आर. जो कैथोड रेज जो है वो डिस्कवर्ड किसने किए? बाय सर विलियम क्रूक. मैक्सिमम ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, कैथोड रेज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट. सो एट दैट टाइम योर आंसर शुड बी बाय सर विलियम क्रूक. ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि कैथोड रेज किसने डिस्कवर किए, तब आपका आंसर रहेगा सर विलियम क्रूक.
और कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होते हैं। प्रोड्यूसेस फ्लूरोसेंस, क्या करते हैं, फ्लूरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन फॉइल्स एंड मेटल एंड डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेज जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो डिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि मूव होते हैं या टर्न होते हैं, और पेनिट्रेट होते हैं थ्रू द मेटल, मेटल में से भी वो पार हो सकते हैं, ठीक है, या इस साइड से उस साइड जा सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। कैथोड रेज हैव वेलोसिटी रेंजिंग 1/30th to 1/10th ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो कैथोड रेज की जो वेलोसिटी है वो रेंज करती है बाय 1/30th to 1/10th ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। So we are going to discuss now, next topic is the, after this cathode rays we are going to discuss the positive or canal rays, okay. These rays were, this positive or canal rays were discovered by Goldstein, okay. पॉजिटिव या कैनल रेज जो है वो डिस्कवर्ड की है बाय साइंटिस्ट गोल्डस्टेन। नेक्स्ट, द पॉजिटिव रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जैसे कि हमने देखा कैथोड रेज जो है दैट कंटेंट्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और ये जो पॉजिटिव रेज है इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट रहेंगे। दिस रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होते हैं। दिस पॉजिटिव रेज ऑल्सो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। दिस रेज ऑल्सो डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिव रेज भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं। These rays can produce ionization in gases, पॉजिटिव रेज से हम आयोनाइजेशन कर सकते हैं। आयोनाइजेशन मीन्स आयंस, आयंस जो रहते हैं पॉजिटिव निगेटिव आयंस हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स रेज, ओके। एक्स रेज आर वेल नोन टू एवरीवन, एक्स रेज आप सभी जानते हैं, ओके। जैसे हॉस्पिटल में आप जाते हैं आपको एक्सरे करने के लिए कहते हैं ऑफ योर डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी, सो दैट रेज आर द एक्स रेज। X-rays are electromagnetic waves with wavelength range from 0.1 angstrom unit to 100 angstrom unit. X-rays की wavelength होती है in range 0.1 angstrom unit to 100 angstrom unit. X-rays were discovered by Röntgen. X-rays जो है वो जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए उनका नाम है रॉन्टजेन। X-rays travel in straight line, X-rays भी straight line में travel होते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ एक्स रेज इन इंजरीज फॉर ह्यूमन बॉडी, अगर हम ज़्यादा देर तक एक्स रेज को ह्यूमन बॉडी पर इंजेक्ट करते हैं तो उससे आपको इंजरी हो सकती है, आपका बॉडी पार्ट डैमेज भी हो सकता है ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर, ओके। मीन्स ज़्यादा वक्त तक अगर एक्स रेज पास किए गए ह्यूमन बॉडी पर तो वो हमारे बॉडी को डैमेज भी कर सकता है। एक्स रेज शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच रेज शोज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तब आपका आंसर रहेगा एक्स रेज शोज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ एक्स रेज, मीन्स एक्स रेज हम कौन सी फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट इज इन मेडिकल साइंस, सेकंड इज इन इंजीनियरिंग, थर्ड इन साइंस साइंटिफिक वर्क, एंड फोर्थ इज इन कस्टम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट इन मेडिकल साइंस, एक्सरेज का यूज़ मेडिकल साइंस में क्या है। एक्सरेज आर यूज इन सर्जरी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर, एक्सरेज जो है सर्जरी में यूज़ किया जाता है फ्रैक्चर पता करने के लिए। नेक्स्ट इज डिसीज्ड ऑर्गन्स, जो ऑर्गन में डिसीज़ है उसे पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉरेन मैटर लाइक बुलेट, स्टोन्स ETC, ठीक है। जैसे आप कहीं पे चेकिंग होती है तो एक्सरेज से आप पता कर सकते हो कि किसी के पास बुलेट है, गन है, ठीक है, या कुछ स्टोन्स है, वो हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सरेज। जो एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है एट दैट टाइम द एक्सरेज आर यूज टू डिटेक्ट वेदर द पर्सन इज कैरिंग विथ हिम द गन, बुलेट और एक्सेट्रा। दे आर ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड स्किन डिसीजेस, कैंसर और स्किन डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए भी एक्सरेज यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, एक्सरेज का यूज़ इन इंजीनियरिंग फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड में हम एक्सरेज कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्सरेज आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग फॉल्ट्स एंड क्रैक्स एंड
gas pockets in finished metal products in heavy metal sheets. एक्सरे से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि फॉल्ट है या कुछ फ्लॉज है मेटल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। मेटल के जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें अगर कुछ फॉल्ट्स हैं या कुछ क्रैक्स आ रहे हैं तो हम एक्सरे से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन साइंटिफिक वर्क, एक्सरेज आर यूज्ड इन स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर हमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, जैसे कि केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं BCC, FCC, देन SC, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, जो भी स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का वो हमें स्टडी करना है। जैसे कि स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टल का क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है। क्रिस्टलाइन मीन्स जो हम क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में है, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सरेज। नेक्स्ट इन कस्टम डिपार्टमेंट, अब एक्सरेज आर यूज इन कस्टम डिपार्टमेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ बैन मटेरियल्स केप्ट हिडन। जैसे कि हमने अभी बताया कुछ मटेरियल्स बैन है, जैसे कि गन एक्सेट्रा, अगर वो बैन है तो वो हिडन कहीं पे छुपा के रखा है, तो वो देखने के लिए भी हम एक्सरेज का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी पर भी आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी में आएगा न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, सो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्वेरेल एंड मैडम क्यूरी एंड पैरी क्यूरी। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया, तो एट दैट टाइम आपको कुछ ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि ठीक है, तो उनमें से आपका आंसर रहेगा हेनरी बैक्वेरेल, मैडम क्यूरी एंड पैरी क्यूरी, फॉर विच दे जॉइंटली वॉन नोबेल प्राइज़। और इसी एक्सपेरिमेंट या इसी डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। अब न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है? न्यूक्लियर फिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियस इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियस को 2 लाइट न्यूक्लियाई में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे एटम बम इज़ बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन। एटम बम भी एक न्यूक्लियर फिजन का ही एग्जाम्पल है, जिसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम आर यूज्ड फॉर एज अ फिशनेबल मटेरियल। ओके, कोई भी हेवी न्यूक्लियस हमें लेना है, जैसे कि ये यूरेनियम 235 हेवी न्यूक्लियस है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इन द केस ऑफ द न्यूक्लियर फिशन। ओके, न्यूक्लियर फिशन वॉज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय हेलिन एंड फ्रिट्ज। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? व्हेन 2 और मोर लाइट न्यूक्लियर कंबाइन टुगेदर। इसमें क्या होगा? लाइट न्यूक्लियर लेंगे हम और उसको कंबाइन करेंगे। फिशन में क्या हो रहा था? हेवी न्यूक्लियर लिया, उसको हमने स्प्लिट किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसमें 2 लाइट न्यूक्लियर लेके हमें उसको कंबाइन करना है, दैट इज़ द फ्यूजन। फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन अ टेम्परेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁸ केल्विन इज़ रिक्वायर्ड। जो हमें फ्यूज़न के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, दैट इज़ द 10⁸ K इज़ रिक्वायर्ड। ओके, फिशन में क्या होता है? ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन लोअर एनर्जी रिलीज्ड, बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। ओके, बट इन केस ऑफ द फ्यूजन द वेरी लार्ज एनर्जी इज released. Okay, here you can see hydrogen bomb was made by American scientist in 1952. This is based on fusion. It is 1000 times more powerful than atom bomb. जैसे कि हमने देखा न्यूक्लियर फिशन का एग्जांपल है एटम बॉम्ब, बट उसमें वेरी लेस एनर्जी रिलीज होती है। इन न्यूक्लियर फ्यूज़न 1000 टाइम्स मोस्ट पावरफुल है दैन द एटम बॉम्ब। इसमें 1000 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सो इन फ्यूज़न द एनर्जी इज़ मच मोर एनर्जी इज़ रिलीज्ड। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक पाइल, that should be discussed in next series of this lecture. Thank you.